नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। चूँकि ये इंटरव्यू का क्लास है इसलिए मैं ये तीसरा वाला भी इस्तेमाल किया हूँ। चूँकि बिहार में ये नमस्कार और गुड इवनिंग थोड़ा कम चलता है। दिल्ली में तो हम लोग हैं, दिल्ली में ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, लेकिन बिहार में एक या तो पैर छूने वाला चलता है, या तो विश करने का जो तरीका है उसमें या तो पैर छूने वाला चलता है या तो प्रणाम वाला चलता है। ठीक है, जो कई अधिकारी हैं उनसे भी जाके आप बात करेंगे तो देखेंगे कि जब आप डीएम साहब से मिलने जाएंगे तो डीएम साहब को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलते हैं, आप वहाँ पे जाके सीधे प्रणाम ही बोलते हैं। ये बाद का विषय है जिस पे हम आएंगे। अभी बीपीएससी 65th मेंस में जो लोग क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत उनको बधाई। मेरे अपने जो बीपीएससी के साथ के जो एक्सपीरियंस हैं, उस एक्सपीरियंस में मुझे ये लगता है कि बीपीएससी को ज़रूर हम लोग को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ने, मैं जो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि 59th के थोड़े दिन बाद ही, उसमें जिन लोगों का नहीं हुआ था 59th में, एकदम से 1.5-2 महीने के बाद ही 64th का 60-62 का रिजल्ट आ गया था। और 60-62 में जो बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट थे जिनका 59th में नहीं हुआ था, उनका 60-62 में हो गया था। ठीक है, उसी तरह से 64th का भी थोड़े दिन पहले ही रिजल्ट आया, आपने देखा। और उसमें आस्था यस ने जो अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप, जो पीछे का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके अनुरूप ही प्रदर्शन किया। और जैसा हम लोगों को खुद का एक्सपेक्टेशन था, जो बाजार में जो लोग हैं उनको जो एक्सपेक्टेशन था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आस्था यस में जो विद्यार्थी जो यहाँ से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, उनको जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था मिला, काफ़ी लोगों का उसमें नहीं भी हुआ था। अब यहाँ पे है कि जो 64th में नहीं हुआ, अब ऐसे लोगों को 65th में एक मौका मिला है। और ये मौका प्लस कुछ नए लोग हैं जो कि पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं 65th में, उनको भी मौका मिला है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं बीपीएससी में जिनका कि बीपीएससी में पहले से सिलेक्शन हो चुका है, वो नीचे के पद, उनको उनका डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिला है, अब वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और ये जो एग्जाम, ये 3 तरह के लोग इस बार इस 65th के इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें 4 पोस्ट हैं जो मुझे लगता है कि टोटल 4-5 पोस्ट बोल सकता हूं जो आपके लिए डिजायर्ड पोस्ट हो सकता है। उसमें से एक तो बीएएस का है, जो बीएएस वाला है वो, उसमें हमने देखा, जो मेरे सामने रिजल्ट है उसमें 30 सीट है। और डीएसपी का 62 है, अपने आप में बहुत अच्छा है। उसके बाद जाएंगे तो एक और है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का है, वो उसमें उसमें करीब 72 सीट वो हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का। और एक आरडीओ का, जो बीडीओ जिसको बोला जाता है, ठीक है, इनके पोस्ट हैं 110। और फिर एक और पोस्ट है जो कि एक एमईओ का, जो नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, एमईओ वाले होते हैं वो। तो ये 5 पोस्ट हैं। मुझे लगता है कि आपको 3 जो टॉप का पोस्ट होना चाहिए, बीएएस और बीपीएस तो है ही, उसके बाद आपको आरडीओ भरना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी में का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसका एक मुख्य पर्पस ये है कि आप पब्लिक के कांटेक्ट में रहें, पब्लिक के संपर्क में रहें, और पब्लिक का जो प्रॉब्लम्स है उसको आप फर्स्ट हैंड दूर करें, उससे आपको खुद का भी सेटिस्फेक्शन होगा। और वो पोस्ट एक बहुत अच्छा पोस्ट ये आरडीओ वाला है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई सारे लोगों ने 64th में रेवेन्यू अफसर का जो पोस्ट था उसको उन्होंने नीचे भर दिया, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ साधारण से पोस्ट भर दिए। जो रेवेन्यू अफसर था उसका इंपॉर्टेंस वो नहीं समझ पाए कि वो सीधे सीओ होता है। और आप बिहार के गांव में जाएंगे, अपने नाते रिश्तेदारों के बीच में जाएंगे, तो आपको अपने क्या सिलेक्शन आपको हुआ है, आपको गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ बोलने के लिए अगर आप ये बोल देते हैं कि मेरा बीडीओ हुआ है या मेरा सीओ हुआ है, तो लोग आपको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप अदरवाइज आप दूसरे बहुत सारे पोस्ट पे हो सकता है आपका, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये दोनों जो पोस्ट होते हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड पोस्ट हैं, ये ऑलरेडी इसके बारे में गांव में लोग जानते हैं। तो आप 3rd जो पोस्ट है, ये इस बार के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट एक आया हुआ है, 110 पोस्ट है ये, और वो आपकी प्रायोरिटी में ऊपर होना चाहिए। और फिर एक और है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का, और ये एमईओ का। तो ये सबका, ये उसके बाद आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर या एमईओ का आप ले लेंगे। अभी ये जो चर्चा है, चर्चा का मुख्य पक्ष है कि आपके पास टाइम कम होता है इंटरव्यू देने का, और इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ये जैसे मान लीजिए 1100 टोटल इसमें जो रिजल्ट आया है, 1142 रिजल्ट आया है। तो अगर ये डेली, अगर ये मान लीजिए 3 से 4 बोर्ड अगर बिठा लें और 20-20 लोगों को एक दिन में अगर ये करें, तो 4 बोर्ड में 80, हमें लग रहा है कि 12-15 दिन के अंदर में आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। तो आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, और इंटरव्यू का है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, चूँकि 64th की बात करें
तो आपका जो कटअप होगा वो 49, इसमें मुझे लगता है कि 495 या 500 के अराउंड आपका कटअप गया होगा। 510 भी हो सकता है, ठीक है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं आता है बीपीएससी की तरफ से। अदरवाइज 500 प्लस माइनस 5-7 नंबर का आपका मिनिमम कट ऑफ हो सकता है। 46, ये जो 64 था उसमें कट ऑफ नीचे गया था, लेकिन तब भी आप देखिए 90 मार्क्स का 89-90 मार्क्स इंटरव्यू डिमांड करा था। अगर आपका कट ऑफ पे भी सिलेक्शन हुआ है और 90 मार्क्स अगर आपको आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है बीपीएससी में। जो कहा जाता है कि एक बार, कई लोगों का कई बार में सिलेक्शन नहीं होने से थोड़े जो फ्रस्ट्रेशन होते हैं, तो उनको कम से कम बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको एक पोस्ट मिल जाता है, और पोस्ट मिल जाने के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस के बाद आप अपना इंप्रूवमेंट दे करके चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो उसमें आता है कि कटअप पर भी, और अगर मान लीजिए कटअप पर है और 100 नंबर के आसपास इंटरव्यू में आ जाता है आउट ऑफ 120, तो आपको रैंक लेने में आपको मदद मिल जाती है। या अगर मान लीजिए मेंस में अगर आपको अच्छा नंबर आया है और इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर आ जाए, तो फिर टॉप रैंक आने के चांसेस, ये जो 5 जो पोस्ट हमने कहा था, जो 5 बीएएस का, बीपीएस का, आरडीओ का और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का और एमईओ का, ये जो 5 पोस्ट हैं, इस 5 में से आपको आसानी होगी आपको अपना पोस्ट प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन है, इसमें कहीं से भी कैजुअल होने की जरूरत नहीं है, जो आप बेस्ट अपना कर सकते हैं। ये अंतिम, देखो, बहुत कहा जाए, मैंने देखा है कि 64th में बहुत पोटेंशियल लोग थे, 1457 लोगों का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों का हुआ, लेकिन आप सोच के देखिए 3799 मेंस के रिजल्ट आए थे। अब 3799 में से ये 1457 को घटा दीजिए, तो जो बचे हुए लोग थे वो सब असफल हुए, और उस असफलता में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो कटअप पे थे, इसका मतलब था कि अगर वो इंटरव्यू में अगर अपना इंप्रूवमेंट ले लिए होते तो उनका रोल नंबर जरूर सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट में होता। तो उसमें इंटरव्यू भी एक फैक्टर जरूर था। अब आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि बीपीएससी का जो रेगुलर ये एग्जाम हो रहे हैं, इस रेगुलर एग्जाम में आपको पोस्ट प्राप्त करने के मौके मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 1142 में आप सिलेक्टेड हैं, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब ये अंतिम, जो आपने इतने दिन तक बीपीएससी का एग्जाम की तैयारी किया, पीटी का, मेंस का, और फिर आपको ये मौका मिला है, उन लोगों के लिए भी है। 64th आपने इंटरव्यू दिया, वो पास्ट है। 64th इंटरव्यू की आपने तैयारी किया, वो भी पास्ट है। अब उसकी, जैसे नहीं कहा जाता है कि क्रिकेट में जो टेस्ट मैच होता है, वनडे होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, उसमें सबका हर दिन नया होता है, ठीक है। आप कल सेंचुरी बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज 110 पे कल अगर वापस लौटे थे तो आज 110 से आगे आप 210, 310 तक जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप आकर के फिर आज का दिन नया है। तो आप ये मान के चलिए 64th में जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ पे 65th में आप एकदम फ्रेशर की तरह 64th या उसके पहले का, या जो नए लोग हैं, अपनी गलतियों की पहचान करके और उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू की तैयारी करिए। और फिर इसमें आप मिनिमम आपका बेस लाइन 90 मार्क्स तो लेने के लिए इतने अच्छे तरीके से अपना नॉलेज प्रिपरेशन पार्ट और मॉक इंटरव्यू वाला पार्ट इतने अच्छे से कर लीजिए, ये दोनों पार्ट को, प्रिपरेशन का भी और मॉक इंटरव्यू का ही, कि जिससे कि आप जाकर के एग्जाम में आपको 90 मार्क्स जरूर, 90 प्लस मार्क्स जरूर आपको आ जाए। क्योंकि हर बार का ट्रैक रिकॉर्ड यही है, 84, 85, 90, माने 90 का मार्क्स अगर आता है तो इवन कटअप पर भी कोई है तो, और 90 का मार्क्स अगर आता है तो, और मेंस में अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके अपने डिजायर्ड पोस्ट प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से है कि मैं ये बताना इससे चाह रहा था कि आप इंटरव्यू का जो आपको बहुत अच्छा एक मौका मिला है, इस मौके को आप यूज करिए, काफ़ी अच्छे से सिंसियरिटी से यूज करिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है कि भाई सिंसियरिटी से यूज करूं तो क्या यूज करूं, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें एक पार्ट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, उसमें यह है कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपके बायोडेटा पे होगा, बायोडेटा का, और उसमें भी बेसिक बायोडेटा वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। जो एकेडमिक वाला पार्ट है वही पूछते हैं, वो आपका कहाँ, किस जिले के आप रहने वाले हैं, ये वो नहीं पूछते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब पर्सनल जो डेटाज हैं वो आपसे कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। आपसे एकेडमिक जो आपका पार्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एकेडमिक पार्ट में आप जा रहे हैं तो उसी में आता है कि ये जो बायोडेटा में, जैसे हम लोग क्या होता है कि नाम और जिला वगैरह की तैयारी, तो इसको कहीं रेफरेंस में अगर कुछ आ जाता है तो वो अलग बात है। मान लीजिए कहा जाए कि टूरिज्म, तो सर कभी बीच में कभी आ गया कि मेरा जिला वहाँ से, जैसे नालंदा है तो नालंदा में टूरिज्म के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं, वैसे मेरा जिला ये बोलना, लेकिन ऐसा अगर मुंह से निकल भी जाता है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो ये जो बायोडाटा जो बीपीएससी में, चूंकि बीपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जाता है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन
क्वेश्चंस के आपसे वो पूछ के ही वो जानते हैं। उनके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आपके बारे में रहता है, रोल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें जो है, जो कोड वगैरह है, बस वही सब उनके पास है। और उसमें से जाते हैं तो फिर वो जो आपसे पूछ करके ही वो फिर आपका इंटरव्यू डिजाइन करते हैं। और आपसे पूछ करके इंटरव्यू डिजाइन करने में जाते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है भाई, जो आपका एकेडमिक है, शैक्षणिक जो है वही इंपॉर्टेंट है, एक एकेडमिक वाला एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसमें जाएंगे तो आपका कहीं अगर आप काम करते हैं तो, और अभी के टाइम पे कोई अगर काम करते हैं तो, नहीं करते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेना होता है। ये बोलना कि पीछे आपने मान लीजिए कई लोग 2010 में ग्रेजुएशन किए हैं, लास्ट जो उनका डिग्री है वो 2010 का है, 2012 का है, 2015 का है, 2016 का है, और 5 ईयर्स का गैप है, तो वो निगेटिव होता है। वहाँ पे आपको कोई गैप ईयर को भरने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको क्रिएट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट इसमें आता है वो है कि कोई एम्प्लॉयमेंट अगर आपका है तो कहीं अगर आप कुछ कर रहे हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है। और उसके बाद थर्ड पार्ट इसमें आ जाता है कि फिर आपका अवेयरनेस और अलर्टनेस को जांचने के लिए, अवेयरनेस एंड अलर्टनेस के लिए, अवेयरनेस और अलर्टनेस के लिए की जांच के लिए जो इश्यूज हैं वो नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज, ये जो इसके ऊपर है वो उससे आपसे पूछेंगे बातों को, ठीक है। ये हो गया। और फिर फोर्थ जो पार्ट है वो एक आपसे होता है कि खाली समय में आप क्या करते हैं, ठीक है। जैसे एक तरह से कहा जाए हॉबी की बात हो, हॉबीज या हॉबी जो भी मन करे तो इसकी बात होती है। कोई विशेष रुचि जिसको बोलते हैं ना, तो ये विशेष रुचि वाले पार्ट को भी आप थोड़ा सा देखेंगे। तो ये हमारा ये इसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू डिजाइन होगा। और उस डिजाइन में जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट को अगर ले लें हम लोग, तो इस फर्स्ट पार्ट में एक नंबर में एकेडमिक है, एक नंबर में एकेडमिक है, शैक्षणिक। और इस शैक्षणिक में जाते हैं तो कैसे, तो शैक्षणिक वाले में आप जानते हैं कि इसमें वो बहुत डिटेल आपसे उस तरह से नहीं पूछते हैं कि आपने क्लास 10 कहाँ से किया, कैसे किया। ये दो ही है, एक आपका जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन का, और कोई और एक्स्ट्रा डिग्री कुछ अगर आपके पास है तो कुछ एक्स्ट्रा डिग्री है, ये हो गया। और इसके अलावा जाएंगे तो फिर आपका एक पार्ट इसमें आता है ऑप्शनल का, आपका ऑप्शनल क्या है ये। तो तीन तरह की बातें हुई, एक ग्रेजुएशन का, दूसरा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिग्री है तो, और तीसरा आपका ऑप्शनल। एक ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे बीपीएससी में हम लोग ये तो जो आपसे पूछेंगे उसके बाद कुछ और भी बातें हैं जो कि हम लोग करेंगे, जैसे बिहेवियरल पार्ट उसका, या बोर्ड के गेट, जैसे बोर्ड में अंदर जाने के लिए अगर आपने गेट को खोला, ठीक है, तो गेट खोल करके जब अंदर आप जा रहे हैं तो उसके बाद आपका क्या सिस्टम आपका होगा, कैसे आपका व्यवहार होगा, उस पर अलग चर्चा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि जैसे अभी यूपीएससी का भी इंटरव्यू प्रपोज्ड है, एक पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट होने वाला है। तो आप जानते हैं यूपीएससी का जो इंटरव्यू है उसका जो गाइडेंस, सेम पैनल कभी भी यूपीएससी का इंटरव्यू और बीपीएससी का इंटरव्यू नहीं ले सकता। यूपीएससी का इंटरव्यू का पैटर्न अलग है, वो 40 से 45 मिनट का इंटरव्यू है वो, और वहाँ जो पोस्ट की जरूरत के अनुसार वहाँ इंटरव्यू होता है। जैसे वहाँ पे आपको डीएम बनना है, आपको अपने डिपार्टमेंट का हेड बनना है, आपको एसपी बनना है, ठीक है। तो टॉप लेवल के पोस्ट की बात करें तो ऐसी स्थिति में उस पर्सन से जो ये डीएम और एसपी बनने के लिए, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी जब चेक की जाएगी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो है इनोवेशन, कि आपके अंदर में आप वो रटी रटाई बातें बोल रहे हैं या कुछ उस टॉपिक पर आपने खुद कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। तो वो जानना चाहते हैं और उससे वो इंप्रेस होते हैं। रटी रटाई बातों को बोलने से वो इंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। आप में लीडिंग, जैसे जिला चलाना है तो जिला चलाना एक सिलेबस के अनुसार जिला नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस के अनुसार जिला नहीं चलेगा, वहाँ पे बहुत ऐसे चैलेंजेस नए नए आएंगे जहाँ पे आपको अपनी बुद्धि का, अपने सिचुएशनल जो इंटेलिजेंस है उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो वो अलग है उसका इंटरव्यू का। यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर आप पीसीएस अधिकारी हैं, आपके ऊपर,
ठीक है, हायर अथॉरिटीज हैं, और यहाँ पे पीसीएस अधिकारी के रूप में आपको वहाँ पे कुछ नया इनोवेशन की जरूरत नहीं है, नया इनोवेट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स हैं, कोरोना पेंडेमिक से लड़ने के लिए एसओपी, वैक्सीनेशन के लिए क्या होगा, ठीक है, और जो बाकी स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स वहाँ पे हैं, और आप एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, इम्प्लीमेंटिंग अधिकारी हैं, और इम्प्लीमेंटिंग अधिकारी के रूप में जाएंगे तो फिर आपकी भूमिका क्या हो जाती है, वहाँ पर आपको मेहनती होना होगा, आपको माने सिस्टम में काम करने का की आपको क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। भाई डीएम साहब के साथ कैसा जाकर के वहाँ पे कैसे मुझे व्यवहार करना है, कोई योजना का इम्प्लीमेंटेशन का क्या, उसका पेपर प्रिपेयर करके आपको डीएम साहब को दिखाना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके सब डिवीजन में, आपके ब्लॉक में जो स्वच्छ भारत मिशन है, टॉयलेट बनाने की योजना है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो इन डिटेल आपको स्टडी करके, आपको पेपर प्रिपेयर करके तब जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपके सोचने वाला, जो अदरवाइज बिना सोचने का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि आप एक पीसीएस अधिकारी एक योजना बनाने वाला पद है या योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला पद है। तो मेरा मानना यह है कि योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला पद है, और ऐसी स्थिति में जो बोर्ड है वो बोर्ड आपसे कुछ अलग तरह का एक्सपेक्टेशन रखता है, इस पर्सनालिटी से कुछ अलग तरह का एक्सपेक्टेशन रखता है। वो जैसे कहा जाता है कि इंटरव्यू फैक्ट जानने का, फैक्ट के बारे में जानने का, लेकिन यहाँ तो वो पूछेंगे ना, फैक्ट पूछ करके, और आपके रिप्लाई से उनको ये पता चलता है कि आप मेहनती हैं, उनको ये पता चलता है कि आप अवेयर हैं, अलर्ट हैं, उनको ये पता चलता है कि आप अपने जो दायित्व है उस दायित्व के बारे में आप गंभीर हैं, ये सारी बातों को। तो ऐसा नहीं है, बीपीएससी का मैं नेक्स्ट जो वीडियो आपको अपलोड करूंगा उसमें दिखाऊंगा कि 64th में मैं यहाँ पे 10 वीडियो 10 ऐसे, चाहे यहाँ का जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन वाला जो बुकलेट है उसमें आप देखेंगे, उसमें हर कैंडिडेट से जो 15-20 मिनट के अंदर में जो इंटरव्यू चला है, उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन का नेचर क्या है। 15 से 17 मिनट के जो इंटरव्यू सेशन में, 20 मिनट के इंटरव्यू सेशन में वो 27, 28, 30 क्वेश्चन पूछ देते हैं। जबकि आप सब खुद सोच के देखिए कि अगर आपसे अगर अयोध्या वाला जो मैटर है उसके ऊपर, या तालिबान के मैटर पे, या मान लीजिए जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो डिस्प्यूट है, या क्वाड का मैटर है, या मान लीजिए आपसे ये जो चाइना जो चैलेंजेस वो कर रहा है उससे, या एग्रीकल्चर जो कानून है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर, तो आप उस पर एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट, तो ऐसे 5 मिनट तो बीपीएससी में पता चला कि 15, 17, 20 मिनट में 3 ही 4 क्वेश्चन में 20 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा फिर, तो वहां पे 15-20, तो ऐसा तो एक भी मैं आपको ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट से पूछा गया, क्योंकि जो इंटरव्यू का जब प्रिपरेशन होता है तो उस दौरान आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जो लोग आस्था से जुड़ते हैं, ठीक है, जो आस्था इसके ऐप से जुड़ते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक इंटरव्यू का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, और उस इंटरव्यू के व्हाट्सएप ग्रुप में जो जब आप इंटरव्यू देते हैं तो खुद ही आप अपना क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसको आप पोस्ट करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन 64th वाले सैकड़ों ऐसे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, और उसको आपको मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि कैसा वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रिपरेशन होगा, हम लोगों के द्वारा जो प्रिपरेशन कराया जाएगा और हम लोगों के द्वारा जो मॉक कराया जाएगा वो बीपीएससी की जरूरत के अनुसार होगा। वो ऐसा नहीं होगा, वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं होगा, वो बीपीएससी की तैयारी होंगी, बीपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी होंगी। और बीपीएससी का इंटरव्यू की तैयारी आप जो एचसीएल का इंटरव्यू देते हैं, आप जो विप्रो का इंटरव्यू देते हैं, आप जो टीसीएस का इंटरव्यू देते हैं, आप जो आईएएस का इंटरव्यू देते हैं, आप जो इलाहाबाद में जो पीसीएस का इंटरव्यू देते हैं, उससे बीपीएससी का इंटरव्यू अलग होता है। और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जैसा देश वैसा प्रिपरेशन, जैसे लोग उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने का तरीका आपका रहना चाहिए, जैसे लोग हैं, जैसा स्थानीय जो विशेषताएं होती हैं उसके अनुसार आपका व्यवहार होना होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार जाकर के आपको, अब जैसे मान लो कई लोग होते हैं जो 100% इंग्लिश वाले हैं, अब मॉक देने के लिए आ रहे हैं, अब बिहार में वीडियो के रूप में कैसे काम करेंगे जब 100% इंग्लिश में मॉक देंगे, 100% इंग्लिश में आप इंटरव्यू देंगे बीपीएससी में जाकर के, तो कैसे काम करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आप 2 लाइन इंग्लिश में स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन फिर हिंदी पे आ जाइए। बोर्ड मेंबर ने अगर इंग्लिश में पूछा तो आप इंग्लिश में जवाब दे दीजिए, हिंदी में पूछा तो हिंदी में जवाब दीजिए। अब ये नहीं कि हिंदी में पूछा तब भी इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि दिस कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। भाई ये तो बिहार में जहाँ पे जो रीजनल भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है, ऐसे राज्य में ये आदमी कैसे काम कर पाएगा। तो यहाँ पे ये होता है। तो फिर वही बात है कि ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी का इंटरव्यू, वो जो एक किताबी जो इंटरव्यू के किताब
और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले गाइड के माध्यम से नहीं हो सकता। वो गाइड क्या होना चाहिए, बीपीएससी की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। कैसे बोर्ड वहां एक्सपेक्ट करता है, बोर्ड का क्या ईगो होता है, बोर्ड क्या प्रिपेयर करके आता है कि नहीं आता है। आप सही बोल रहे हैं, बोर्ड गलत बोल रहा है, फिर भी आपको बोलना होगा कि सर सॉरी सर, मेरे ज्ञान के अनुसार मैं इसको देख लूंगा। इस तरीके से बोर्ड कभी, बिहार में बोर्ड कभी गलत नहीं होता है। बिहार में जो बोर्ड है वो कई बार रामधारी सिंह दिनकर की रचना को, ठीक है, प्रेमचंद को बताएगा और आपको पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको बोलना, आपको वहां पे आप ही गलत हैं, बोर्ड गलत नहीं है। बोर्ड का ईगो हर्ट होता है, वहां बोर्ड का ईगो ज्यादा हर्ट होता है। वहां दो ही चीज होता है, वहां अहंकार, वहां घमंड होता है और अच्छा बच्चा होता है और घमंडी बच्चा होता है। वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्थिति नहीं होती है बिहार में। तो खैर, मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है। मैंने जो 48वीं 52वीं से जो बीपीएससी के साथ काम करने की जो शुरुआत किया, उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मैं वो बातें शेयर कर रहा हूँ। और आस्था इससे इतना ज़्यादा रिजल्ट होता है, उसके पीछे भी यही कारण है कि हम लोग एक प्रोफेशनल तरीके से, हम बिहार बीपीएससी की ज़रूरतों को एक स्टैंडर्ड लेवल पे अधिकारियों के साथ मिल करके, एकेडमिशियन के साथ मिल करके, अपना कोचिंग का, ये सब मिल करके हम लोग एक छोटे भाई की तरह, छोटे बहन की तरह, आपकी ये गलती है। और ये होता है आस्था इसमें कि कई बार लोग अपने साड़ी कपड़ा के बारे में, अपना फोटो अच्छे से कपड़ा पहन करके, फोटो सर ये मेरे में कैसा लग रहा है, सर ये मेरी साड़ी कैसे, मेरी साड़ी, मैं सर सलवार समीज पहन के जाऊँ कि साड़ी पहन के जाऊँ, इस स्तर पर लोग सलाह लेते हैं। और हम लोग बड़े भाई के रूप में या अंकल के रूप में या चाचा के रूप में हम लोग उस लेवल पर चीज़ों को सुझाव देते हैं। टीचर भी हैं प्लस बाकी। खैर, तो इसमें जाते हैं। तो अब आपका ध्यान रखिएगा, बीपीएससी की जरूरत के अनुसार आपको इंटरव्यू की तैयारी करना पड़ेगा। और वो जरूरत क्या है वो फर्दर हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो अदरवाइज जो एकेडमिक है तो उसमें ग्रेजुएशन का है, फिर आता है एक्स्ट्रा डिग्री, कोई पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट या कोई अब रिसर्च वगैरह आपने किया हुआ है तो, या एलएलबी किया हुआ है तो वो आ गया। और नेक्स्ट हो जाता है ऑप्शनल। ठीक है, तो ये जो ग्रेजुएशन में अब आपके पास यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर बात करूँ तो बीटेक जैसे आप हैं, बीटेक है, एक्स्ट्रा डिग्री में मान लीजिए अगर आपने एमटेक कर रखा है या कुछ ऐसा टॉपिक अगर आपके पास है तो, और ऑप्शनल मान लीजिए अगर आपका जैसे हिस्ट्री ही ऑप्शनल है, बात करूं 1 मिनट के लिए, बीटेक था, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कुछ ले रखा था, एलएसडब्ल्यू या जो मर्जी सो आपने ले रखा था, तो इसको अगर 1 मिनट के लिए मैं मान लीजिए अभी छोड़ देता हूं, इस 2 की ही बात करूं तो बीपीएससी में आपको क्या करना होगा, इस बीटेक के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे 2 लेवल पे चीज़ों को जानना होगा। कैसे जानना होगा, एक बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई जैसे आवेश का, चार्ज का एग्जाम्पल है, चार्ज का कोई एग्जाम्पल बताइए जो आपने, माने चार्ज जो जनरेट होता है उसका कोई एग्जाम्पल बताइए जो आपने आसपास में देखा होगा इतने छोटे लेवल पे। ये जो फैन है इसके डायरेक्शन को अगर उल्टा करना होगा तो किसका कनेक्शन चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे। आप बताइए कि जो एलईडी है, एलईडी के बल्ब के बारे में बताइए, एलईडी में आखिर ऐसा क्या डिफरेंट है जो कि एलसीडी से वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ठीक है, इस लेवल पे एसी का जो आपके घरों में जो एसी सप्लाई आता है, उस एसी सप्लाई का स्टैंडर्ड बताइए क्या होता है इस लेवल पे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो ये जो बेसिक्स ऑफ, एडवांस अगर कुछ है सॉरी बोल सकते हैं, हो सकता है टाइम भी ना मिले, लेकिन ये बातें गलत करना एक तरह से आपके सिंसियरिटी, कम सिंसियरिटी को, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं जानते हैं, आप इसको जानते हैं, लेकिन आपकी ये कम सिंसियरिटी को शो करता है अगर गलत होता है तो। और सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने नए इनिशिएटिव्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारा का सारा आपको जानना होगा। हम लोग क्लास में भी, मॉक में भी ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे ही आपका पता चलता है कि मैकेनिक्स है, जैसे ही पता चलता है कि मेटलर्जी है, जैसे ही पता चलता है कंप्यूटर साइंस है, तो मॉक में इन चीज़ों को हम लोग ले लेते हैं। लेकिन आपसे प्रिपरेशन के दौरान हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या करिए, कम से कम बेसिक ऑफ, जो यहाँ तक कि कहना चाहें कि जो पीटी के दौरान जो बुक आपने पढ़ा था, पीटी का फैक्ट याद करने के लिए एक बार उसका दोबारा रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे है तो आप मेंस का लक्ष्मीकांत नहीं, आप कोई बेसिक किताब लेकर के, वो आपसे पूछेंगे आरटीआई किस एक्ट से किस आर्टिकल से रिलेटेड है, इस लेवल पे क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। और भी कई सारे माने बेसिक बातें, और ये बेसिक एडवांस बातें नहीं बोले भूल सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिक बातों में सॉरी नहीं बोला जाता है। और वो पूछते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में कि कैसे कैसे एक कैंडिडेट से किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हुआ। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में भी आप वो बेसिक जो भी 5-6 दिन आगे
कम से कम वो जो बेसिक एक कोई किताब बुक हो जिसमें कि बेसिक फैक्ट है, वो बेसिक फैक्ट को जरूर, बायोटेक्नोलॉजी अगर आपका है, बेसिक जूलॉजी अगर आपका है तो वो बेसिक आप उसको ठीक कर लीजिए। एडवांस बातें, और सेकंड आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव या एडवांस कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो तो चर्चा में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये ऑप्शनल में भी अगर आपका हिस्ट्री है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि पीटी के दौरान जो हिस्ट्री का बुकलेट आपने पढ़ा, कोचिंग का बुकलेट पढ़ा, कोई और सपोर्ट कोई गाइड वगैरह पढ़ा, कोई कुछ चीज़ पढ़ा जिसमें फैक्ट था, उसको एक बार, क्योंकि गलती से अगर वो पूछ देंगे कि बिहार में अशोक के समय के मौर्यन कौन कौन से जो एविडेंसेज हैं, कहाँ कहाँ मिला है आप बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर पूछ देंगे नालंदा में जो महाविहार बना है, वो नालंदा महाविहार किसने बनवाया था, कब बना था ये, ठीक है। जो आपसे पूछ देंगे विक्रमशिला में जो महाविहार था, वो महाविहार किस बौद्ध के किस सेक्ट से जुड़ा हुआ था, आपको जानना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए क्या हुआ, फर्स्ट फेज ऑफ आप ये वाला पार्ट को, ये जो बेसिक बुक है, चूंकि वो आप ही पढ़ेंगे, वो कोई टीचर आपको नहीं बता सकता इंटरव्यू में। जो एडवांस पार्ट है वो तो हम करा देंगे आपको, हम लोग क्लास के लेवल पे करा देंगे, ठीक है। तो एक ये जो एकेडमिक वाला पार्ट था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो ऑप्शनल का, चाहे वो ग्रेजुएशन का। ये जो एक कहा जाता है कि बेसिक और एडवांस, एडवांस हम लोग बता देंगे, प्रैक्टिकल बातें हम लोग बता देंगे, लेकिन ये जो बेसिक वाला आप खुद से पढ़िएगा। एक दूसरा जो सेकंड इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट का। कई बार एम्प्लॉयमेंट में एक बड़ा पार्ट आपके इंटरव्यू का एम्प्लॉयमेंट में जाता है, ठीक है। रेलवे में काम करते हैं, एफसीआई में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। और इसका चूंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं तो आपको उसकी जानकारी होती है, आप उसको और से जान भी लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाता है इस लेवल पे। तीसरा आता है अवेयरनेस एंड अलर्टनेस के लिए, ये जो नेशनल इशूज है, इंटरनेशनल इशूज है। अभी क्या होता है कि एक 2010 बैच के हस्बैंड वाइफ दोनों सेलेक्टेड हैं आईएएस, उनकी रिलेटिव कि सर मेरा 9 अगस्त को आईएएस का इंटरव्यू है, आप थोड़ा, तो 9 बजे हमने कहा कि ठीक है 9 बजे के बाद, चूंकि आईएएस का इंटरव्यू था, हमने सोचा कि जो हेल्प हो सके, तो 9 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, आप कॉल करिए। तो मैंने पीछे 3 दिन में कम से कम उसके 20 क्वेश्चन का इंटरव्यू आंसर दिया है। एक बात ध्यान रखिए कि जो टॉपिक का जो आंसर होता है, ऑब्जेक्टिव आंसर अलग होता है, सब्जेक्टिव आंसर अलग होता है, और इंटरव्यू आंसर अलग होता है। इंटरव्यू आंसर में क्या होता है, जो किसी टॉपिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसान विरोध कर रहे हैं, इतने दिनों से विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही है, क्या सरकार का क्या स्टैंड है, तीनों कानून का नाम बताइए, जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट है उसमें क्या है, सरकार का क्या पक्ष है, विरोधियों का क्या पक्ष है। तो ऐसे मैंने ऐसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, या मान लीजिए जो आत्मनिर्भर, अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने 28 को जो पैकेज डिक्लेयर किया, या आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं इसको लेकर के, तो बहुत सारे बिहार गवर्नमेंट के जो कई सारे स्कीम्स है, इनिशिएटिव है, जो ये 7 निश्चय 2.0 है, उसमें कौन कौन सी बात है, उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये जो आपका नेशनल इशूज है और प्लस इंटरनेशनल इशूज है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, नेशनल इशूज का, इंटरनेशनल इशूज का लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और उसका वो 2-2, 3-3, 4-4 में इंटरव्यू आंसर, क्योंकि बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्टोरी सुने। मेंस में स्टोरी लिखा जाता है, पीटी में ऑप्शन में से सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर उस टॉपिक का जो बेस्ट पार्ट है, वो बेस्ट पार्ट आपको सीधे बोलना पड़ेगा पहले, फर्दर अगर वो जानना चाहते हैं तो और वो आपसे पूछेंगे, लेकिन अदरवाइज वो आपके ये उनको एहसास हो जाता है कि इस टॉपिक का जो बेस्ट पार्ट है वो कैंडिडेट जानता है, तो इसका आगे वो पूछेंगे नहीं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। और कहा जाता है कि पूरा जो 20 मिनट का इंटरव्यू है उसमें 2-3-4 क्वेश्चन भी अगर आपने सही, जैसे नहीं कहा तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने देखा कि जो बुल है उसके ऊपर जहाँ से 10 पॉइंट्स मिलता है, उस पर हिट करने से गोल्ड मेडल जीत लिया उन्होंने। तो पूरे 20 मिनट की चर्चा में कभी भी पूरे दिन भर में न्यूज़पेपर का हेडलाइन 1-2 इशू ही बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपके जो 20 मिनट आपके साथ जो बोर्ड चर्चा करेगा, उसका जो हेडलाइन कुछ बातें ही बनेंगी, और वो बात जो ले लेता है कर देता है। कई लोग हम लोगों से 64 के रिजल्ट के बाद मिलने आए, बताया कि 80 नंबर आया, हमने सीधे पर्सनालिटी देख के बताया कि 10 नंबर कहाँ कम हो गया, 10 नंबर कहाँ कम हो गया। उन्होंने बताया कि सर यहाँ कम हो गया। शाम को मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया, शाम को गया इंटरव्यू देने के लिए, गुड मॉर्निंग बोल दिया, कुछ और इस तरह की गलतियाँ, 10 नंबर कट गया। तो खैर ये सब बातें हैं। उसके बाद फिर आ जाता है अवेयरनेस में, हॉबीज वाले में पूछते हैं वो कि भाई आप क्या खाली समय में क्या करते हैं, तो इसका जवाब, और भी बातों को आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आस्था इसमें हम लोग यहाँ पे जो रोड मैप है, आपका रिजल्ट आ गया है, हम जरूर भागीदारी करेंगे आपकी सफलता में, ठीक है, उत्साह से भागीदारी करेंगे। और भागीदारी के 2 पार्ट होंगे, एक होगा, एक तरह से कहा जाए 3 पार्ट होगा, एक होगा जो क्लासेज, ऑनलाइन क्लास,
अभी दिल्ली में लॉकडाउन है, ऑफ माने ऑनलाइन ही पिछले 64 में हमने खूब किया, ऑनलाइन ही इंटरव्यू, जहां आप हैं वहीं से जूम से जोड़ करके हम लोग यहाँ पैनल में 4 लोग एक साथ बैठे रहेंगे, आपका इंटरव्यू ले लेंगे। तो मॉक इंटरव्यू, फीडबैक भी वहाँ से मिल जाएगा। तो एक पार्ट में ऑनलाइन क्लास, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट्स, सीनियर एक्सपर्ट्स द्वारा क्लास, प्लस ये जो मॉक इंटरव्यू है, प्लस इंडिविजुअली, लॉकडाउन के बावजूद इंडिविजुअली आकर के आप यहाँ पे मिल सकते हैं, पर्सनली आकर के मिल सकते हैं। हम लोग ऑफिस में दिल्ली में मुखर्जी नगर में और रहते हैं, आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और फ़ोन कॉल करके भी आप हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो 9540444460 इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा इंटरव्यू भी, मेरा पर्सनल नंबर भी लेना चाहें, किसी प्रकार की दिक्कत हो, 403880, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके हमसे कुछ पर्सनली अगर आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए तो यहाँ पर भी, इस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। ये मिथिलेश जी हैं जो पूरा इंटरव्यू का कार्यक्रम अस्थायी इसका देखेंगे, और ये मेरा नंबर है। मेरे नंबर पे भी कॉल करके आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप इस पे कॉल कर लीजिए, आपको बता देंगे। अदरवाइज पोस्ट प्रायोरिटी क्या होगा ये आपको यहाँ से जो भी ऑफिशियल्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं वो आपको बताएंगे। जो एकेडमिक पार्ट है, बिहेवियरल पार्ट है, वो हम लोग बताएंगे। उसके अलावा जाएंगे तो जो आपको एकेडमिक जो सपोर्ट होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो सब करके प्लस इसके अलावा जाएंगे तो एक ऑनलाइन सिस्टम में आस्था इसका ऐप है, उस ऐप पर 64 का जो 64th के सारे क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो उस दौरान हुआ था, थोड़े दिन पहले ही हुआ था, प्लस मॉक इंटरव्यू भी उस पर 50। उस मॉक इंटरव्यू, पिछले बार का जो मॉक इंटरव्यू को देखने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनको कैसे, और फिर ध्यान रखिएगा 2 तरह का ओपिनियन आता है। एक होता है कि बोर्ड को कभी भी आपसे ज्ञान, आपके आंसर से उनको ज्ञान नहीं बढ़ाना है। मैंने कुछ लोगों का देखा मॉक इंटरव्यू जिसमें क्या करते हैं वो भाई उसमें एक क्वेश्चन पूछ करके पूरा 1 कप चाय खत्म कर दिए, आप बोल रहे हैं। बीपीएससी का इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है। बीपीएससी का इंटरव्यू यहाँ पे क्या होता है, अस्थायी इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, हमें ना तो आपको सही, आपको 3 मॉक जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक मॉक में आपका जो मेंस का रिजल्ट आने के बाद निश्चित रूप से आप धरती से थोड़े से ऊपर दिख रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, एक मॉक लेने से हम आपको नीचे उतार देंगे जमीन पे, जिससे कि आप जो हमने चर्चा किया उसके अनुसार पढ़िए, क्योंकि आपका पढ़ाई ही इंटरव्यू बोर्ड में काम आएगा। तो पहले मॉक में हम कभी भी आपको अपने से ऊपर नहीं जाने देंगे। हम ऐसे क्वेश्चन, इतने साइकोलॉजिकली ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे जिससे कि आपको लगेगा कि आपके सब्जेक्ट में आपकी तैयारी अभी कम है। इंटेंशनली ऐसा करेंगे। दूसरे में बराबरी पर आप तैयारी करके आए हैं, बराबरी पे क्वेश्चन चलेगा, हम कभी फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरे में ऑल द बेस्ट, अगर सामने जो लोग होते हैं चॉकलेट देके ऑल द बेस्ट कहा के भेज देते हैं, अब जो होना था हो गया, अब आप जाके। लेकिन पहले मॉक में तो ऐसा रिगरस इंटरव्यू ले लेंगे जिससे कि आप नीचे उतर जाइए, क्योंकि वहां पे क्या है, आप यही तो जानना चाहते हैं कि भाई हमसे बीपीएससी में क्या, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। जब क्या पूछा जाएगा, और हमारी भी लिमिटेशन है, तो हम 20 मिनट में आपके बायोडाटा के सारे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको दे दें, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर देने का मौका, वहां आंसर देने का मौका देने से मतलब नहीं है, आपको मॉक इंटरव्यू में यह बता देना है कि आपके इंडिविजुअल, चूंकि डिस्कशन 20 मिनट का होता है, वो आपको यह बता देना है कि आपके बायोडाटा के इतने, आपके बायोडाटा के पार्ट हैं और उस बायोडाटा के पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आंसर लेकर के कोई नौकरी थोड़ी दे रहे हैं, हम तो वहां पे ये आपसे करने जा रहे हैं कि आपका ये बायोडाटा का पार्ट है और इस बायोडाटा के पार्ट पे इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम आंसर सुनने के लिए वो इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं आपसे, आंसर सुनने के लिए सेकंड थर्ड मॉक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है, और प्लस क्विक फायर टाइप का बीपीएससी का इंटरव्यू ही क्विक फायर मोड में है। 15 से 20 मिनट में पता लगा कि 27, 30, 35 क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं कि कैसे वो क्विक फायर मोड में होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप रिप्लाई करिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिप्लाई करिए। वो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पूछ करके 1 कप चाय खत्म हो गया। उस मॉक से और उस क्लास से कोई ऐसा इंटरव्यू से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों की अपना तरीका है बीपीएससी का इंटरव्यू तैयारी कराने का, या बीपीएससी मेंस का 66 का मेंस है, तो उसमें हम लोगों ने साफ साफ कहा हुआ है कि भाई अब आंसर लेवल पे, आंसर लिखने के लेवल पे, और आंसर लिखने के लेवल पे जैसे हम एक वर्ड, जुमला यूज करते हैं कि बीपीएससी में आंसर पढ़ा नहीं जाता है, बीपीएससी में आंसर देखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में देखा गया, उसके बाद जरूरत पड़ा तो वो पढ़ लेंगे। अब मौर्यन आर्ट अगर आप लिखने जा रहे हैं तो फिर मौर्यन के टाइम का, अशोक के टाइम का जो इंडिया का मैप है और उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या मिला, और फिर उसके बाद स्तूप और बाकी डायग्राम, माने हर पेज में 2-1 डायग्राम डालिए। 38 में से 30-32 नंबर तक मिलेगा। और गलती से अगर आप पूरा एकदम एयर टाइट अगर आंसर लिखते हैं, कहीं हवा लगने का जगह नहीं है, तो हमने देखा है आरटीआई से जो कॉपी निकला हुआ है 18, 20, 22 से ज़्यादा नंबर कभी नहीं मिला है।
तो अस्थाई इसका बीपीएससी का तैयारी करने का अपना एक तरीका है, और भगवान की दया से यही है, वही तरीका अभी तक सफल है, तो हम क्यों चेंज करें उसको? तरीके के अनुसार पीटी में, तरीके के अनुसार मेंस में, तरीके के अनुसार इंटरव्यू में। और जो भी लोग बिहार में जाएंगे तो अब तो कम से कम कहा जाता है कि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो कहा जाता है, ठीक है, और रिकॉर्ड के अनुसार ऑलरेडी 48 से लेकर के और अभी 63 तक हमारे पास 450 प्लस लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे बिहार में। और ये जो 64 हुआ उसमें 450, 435, 36 ऑलरेडी ऑल आ चुके हैं। पहले हमने फर्स्ट लिस्ट में 408 उठ को जारी किया, उसके बाद लोगों का फोन आया, मेरा नाम क्यों नहीं जुड़ा, मैं भी तो वहीं का हूँ, और लोगों ने जुड़वाया अपना नाम, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएंगे तो अराउंड 900 के आसपास लोग, और 900 को बिहार में 38 जिले हैं, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो हर जिले में आपको अस्थाई से जुड़े हुए हैं। और ये 65 में 423 में से अगर मान लीजिए जो हम लोगों को मिल जाए, ये संख्या और बढ़ जाएंगी। तो ये नंबर है। अभी हम और मैंने एकेडमिक डिस्कशन के साथ प्रॉपर एक इंटरव्यू, आज तो चूंकि आज ही रिजल्ट आया था, तो हमने जो भी लोग इंटरव्यू हैं उनको एक सिलेबस दे सकें, कैसे उनको प्रोसीड करना है, इसके लिए आज हमने ये वीडियो दिया। आगे कल नेक्स्ट डे कल हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक टॉपिक को लेंगे इंटरव्यू का, बीपीएससी में इंटरव्यू का बिहेवियरल पार्ट को कर देंगे, और उसके बाद फिर एक एक टॉपिक, इकोनॉमिक इशूज़, फिर पॉलिटिकल इशूज़, फिर जो अदर जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं उस पर एक एक करके कर देंगे, और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, भले क्लास के माध्यम थ्रू और उसके बाद फिर मॉक के थ्रू, ठीक है। कोई अगर आपको जो दिक्कत है, ज़रूरत है, तो इन नंबरों पे कॉल करिए, 9540444460। प्रोसीजरल पार्ट के लिए यहाँ कॉल करिएगा, कोई पर्सनल ज़रूरत हो तो मुझसे कॉल करिएगा 9540038080। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग सफल हुए, उनको बहुत बहुत शुभकामना फिर से, और साथ में जो लोग असफल हुए हैं उनके लिए भी फिर 66 का मेंस है। आप अपनी कमी को दुखी मत होइए, अपनी कमी को दूर करिए। कुछ कमी रह गया होगा जिस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको कॉल नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, 66 अभी सामने है, उसके लिए आप बेस्ट ऑफ अपना एफर्ट करिए, नहीं तो 67 भी इन पाइपलाइन है। और जिस तरह से बीपीएससी रेगुलर हुआ है, 67 में भी सीट हैं, और उससे भी आप उसमें भी अपनी जो कई बार जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कॉल नहीं हो रहा है, उसको दूर करने का मौका मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।